नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र चुनाव से पहले राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी हैं। राहुल गांधी को पुणे की एक अदालत ने मानहानि के मामले में समन जारी किया है। ये मामला सावरकर के पौत्र के परिवार द्वारा दर्ज कराया गया था। सावरकर के पौत्र सत्यकीत सावरकर का आरोप है कि राहुल गांधी ने इस साल की शुरुआत में यूके की यात्रा के दौरान सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। राहुल के इन बयानों से सावरकर परिवार को मानहानि हुई, जिसे लेकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अब इस मामले में अदालत ने राहुल गांधी को 23 अक्टूबर को पेश होने को आदेश दिया है। ईरान के हमलों के बाद सबको पता है कि इजरायल जवाबी हमला करने ही वाला है। इजरायल ने अभी तक अपना प्लान नहीं बताया है, वो बना ही रहा है। इस बीच ईरान ने अपना प्लान बता दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर इजरायल ऐसी गलती करता है तो हम उनके सभी एनर्जी सोर्सेस, इंस्टॉलेशंस और सभी रिफाइनरियों और गैस फील्ड्स को निशाना बनाएंगे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के डिप्टी कमांडर अली फदावी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर इजरायल ने गलती की तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इजरायल के अब सैनिकों की मरने की खबरें पिछले कुछ दिनों से लगातार आ रही हैं। अब आज इजरायली सेना ने कहा कि उसके 2 सैनिक मारे गए हैं। सैनिकों की मौत तब हुई जब इराक से लॉन्च किए गए एक ड्रोन ने इजरायल की उत्तरी सीमा को निशाना बनाया। उसी घटना में कई सैनिक गंभीर रूप से घायल भी हो गए। इसके अलावा 21 अन्य सैनिक मामूली रूप से घायल हो गए। बता दें, इससे पहले पिछले 3 दिनों में इजरायल के 9 सैनिक मारे गए हैं। जब से इजरायल ने लेबनान में जमीनी हमला किया है, तब से उसको नुकसान हो ही रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना ने शुक्रवार को कहा कि दक्षिणी लेबनान में जमीनी अभियान शुरू करने के बाद से लगभग 250 हिजबुल्ला लड़ाके मारे गए। लेफ्टिनेंट कर्नल नदाब शोशानी ने कहा कि सेना अभी भी गुरुवार रात बेरूत में हिजबुल्ला खुफिया मुख्यालय पर अपने हमले से हुए नुकसान का आकलन कर रही है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि गुरुवार को इजरायली हमलों में कम से कम 37 लोग मारे गए और 150 से अधिक घायल हो गए। बता दें, इजरायल लगातार हमले कर रहा है, इसलिए खबर आने तक शवों की संख्या बढ़ सकती है। इजरायल लेबनान में हमले कर रहा है, इस बीच उसको चारों तरफ से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान के समर्थन वाले इराक के ग्रुप ने दक्षिणी इजरायल पर हमले किए हैं। इसने ड्रोन हमला शुरू किया है। बयान के मुताबिक हमला अत्याधुनिक कामिकेज ड्रोन से किया गया है, जिसका इस्तेमाल पहली बार किया गया है। उसने कहा कि वो कब्जे वाले जमीन पर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना और नष्ट करना जारी रखेगा। इसके अलावा इजरायली चैनल 12 के अनुसार हिजबुल्ला ने भी लेबनान से 100 रॉकेट दागे हैं, जिनके कारण गैलील इलाके में आग लग गई है। इसके अलावा गुरुवार को 200 रॉकेट के दागने का दावा किया गया था। इजरायल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री योब गैलेंट ने कहा कि लेबनान में सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक इनको हटा न देते। इजरायली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गैलेंट ने कहा, हमारे अभी और सरप्राइजेज आने बाकी हैं। वहीं लेबनान पर इजरायली हमलों ने 37 स्वास्थ्य सुविधाओं को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया है। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्ला के कथित ठिकानों पर हमले के बाद अब उसके खिलाफ जमीनी हमला शुरू किया है। जब से जमीनी हमला शुरू किया है, इजरायल को काफी नुकसान हो रहा है। अब एक और इजरायली कमांडर की मौत हो गई है। इसके साथ ही लेबनान में 2 दिन में इजरायल के सैनिकों की मरने की संख्या 9 हो गई है। इससे पहले इजरायल ने बुधवार को बताया था कि उसके 8 सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा जमीनी हमले में हिजबुल्ला को इजरायली सैनिक पार नहीं पा रहे हैं। कल एक गांव में प्रवेश करने की कोशिश की थी। इस दौरान हिजबुल्ला ने विस्फोट किया, जिसके बाद इजरायली सेना हताहत हुई थी। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार सैनिकों को हेलीकॉप्टर से ले जाने की कोशिश शुरू हो गई थी। बता दें, इजरायल हवाई हमलों में हिजबुल्ला से बहुत बेहतर है। लेबनान में जमीन से जाकर हमला करने में हिजबुल्ला भारी पड़ रहा है। वो कई बार दावा कर चुका है कि उसने इजरायल की सेना को उल्टे पर पीछे दौड़ा दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने शुक्रवार को कहा कि ईरान और उसके सहयोगी देश इजरायल के मुकाबले से पीछे नहीं हटेंगे। इजरायल पर मंगलवार को ईरान के मिसाइल हमलों का जिक्र करते हुए खामनेई ने तेहरान में जुमे की नमाज से पहले लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुछ रात पहले हमारे सशस्त्र बलों की शानदार कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी और वैध थी। खामनेई का यह बयान हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आया है। खामनेई ने कहा कि फिलिस्तीनियों
और लेबनानी समेत हर देश को हमलावरों के खिलाफ बचाव करने का अधिकार है। इस क्षेत्र में पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुए इजराइल के खतरनाक कदमों का जिक्र करते हुए सुप्रीम लीडर ने कहा, ईरानी राष्ट्र का दुश्मन फलस्तीनी, लेबनानी, इराकी, मिस्र, सीरियाई और यमनी राष्ट्रों का वही दुश्मन है। रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल की सेना ने शुक्रवार को कहा कि उसने गुरुवार को बेरूत में सटीक खुफिया आधारित हमला करके हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क के प्रमुख मोहम्मद राशिद सकाफी को मार गिराया है। आईडीएफ के अनुसार सकाफी ने नॉर्मल ऑपरेशंस और इमरजेंसी दोनों के दौरान सभी हिजबुल्लाह यूनिट्स के बीच कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए काम किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जानकारी लगातार पहुंचती रहे। ईरान पर जवाबी हमला करने की इजराइल प्लानिंग कर रहा है। इस बीच ईरान ने कतर के जरिए अमेरिका को चेतावनी दी है, संपर्क साधा है कि अगर इजराइल अब हमला करता है तो क्या होगा। ईरानी अधिकारी ने अल जजीरा को बताया कि ईरान के खिलाफ इजरायली हमले को एक अनकन्वेंशनल रिस्पॉन्स यानी अपरंपरागत जवाब मिलेगा, और जो वापस से ईरान जवाब देगा उसमें इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शामिल है। हालांकि ईरानी अधिकारी ने इस बात पर भी जोर दिया कि तेहरान क्षेत्रीय युद्ध नहीं चाहता है। ईरान ने अमेरिका को अब चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि इजरायली हमले का जो भी देश मदद करेगा उसे ईरानी टारगेट माना जाएगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन द्वारा जारी एक बयान में ईरान ने कहा कि अगर कोई देश इजराइल को मदद देगा तो उसे भी लेजिटिमेट टारगेट माना जाएगा। ईरान ने कहा कि हम देशों को सलाह देते हैं कि वो इजरायली शासन और ईरान के बीच संघर्ष में उलझने से बचें और खुद को इस लड़ाई से दूर रखें। दक्षिणी लेबनान के 30 से अधिक गांवों के लोगों को इजरायली सेना ने तत्काल घरों को खाली करने के लिए कहा है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने लोगों को तुरंत घरों को खाली करने और अवाली नदी के उत्तर की ओर जाने को कहा। इजरायली सेना के प्रवक्ता अविचाई अंद्राई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि जो कोई हिजबुल्लाह के प्रतिष्ठानों और युद्ध सामग्री के पास है वो अपनी जान खतरे में डाल रहा है। उन्होंने कहा, दक्षिणी की ओर से किसी भी गतिविधि से आपकी जान को खतरा हो सकता है। इजराइल लेबनान में हमले पर हमले कर रहा है, जमीनी आक्रमण कर रहा है। हालांकि जमीनी आक्रमण में वो हिजबुल्लाह से नुकसान खा रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो हिजबुल्लाह के जाल में फंस गया है। इस बीच रूस ने लेबनान को मदद भेजी है। रूस ने लेबनान को 33 टन मानवीय सहायता भेजी है। रूस ने ये जानकारी दी कि पुतिन के निर्देश के अनुसार हमारा विमान मदद लेकर गया है। बयान में कहा गया है कि मदद में भोजन, जरूरी सामान, दवाएं और पोर्टेबल बिजली स्टेशन शामिल हैं। लेबनानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार हवाई अड्डे पर इजरायली हवाई हमलों के कुछ ही घंटों बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बेरूत पहुंचे हैं। लेबनानी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने कहा कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ एक ईरानी प्लेन रफीक हररी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। पिछले सप्ताह बेरूत में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद ये किसी शीर्ष ईरानी अधिकारी की पहली यात्रा है। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के अपने देश में घुसने पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद इजरायल की काफी आलोचना हो रही है। इस बीच अब इस कदम की इस्लामिक देशों के संगठन यानी OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन ब्रहीम ताहा ने भी कड़ी निंदा की है। OIC सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि इजरायल का ये रुख कब्जा करने वाली शक्ति बन चुके इजरायल के प्रतिनिधियों की ओर से लगातार संयुक्त राष्ट्र, उसके महासचिव और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, हस्तियों के खिलाफ की जा रही अपमानजनक कार्रवाई का नतीजा है। इसके साथ ही OIC महासचिव ने इसी बयान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की ओर से UN महासचिव का साथ देने के लिए सराहना भी की है। बता दें, इजरायल ने बीते दिन ही ऐलान किया था कि वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अपने देश में घुसने से बैन कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ईरान, हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठनों की ओर से किए गए हमलों की निंदा नहीं की। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट में भाग लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। उन्होंने कहा कि जयशंकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर होने वाली SCO समिट में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी SCO की बैठक में भाग लेने गोवा आए थे, जहां विदेश मंत्री S जयशंकर ने उनका स्वागत किया था। भारत की पुलिस के लिए वांटेड और भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और हेट स्पीच के मामले में आरोपी जाकिर नायक की पाकिस्तान यात्रा पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हमने रिपोर्ट्स को देखा है कि पाकिस्तान में जाकिर नाइक का स्वागत किया गया है। हमारे लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय कानून के अनुसार भगौड़े जाकिर नाइक का पाकिस्तान में गले लगाकर उच्च स्तर पर स्वागत किया गया है। ये बहुत निराशाजनक है और निंदनीय है, लेकिन ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि वो किस पासपोर्ट पर पाकिस्तान गए हैं इसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको यह याद दिला दूं कि जब मलेशिया के पीएम भारत आए थे तो इस मुद्दे को विशेष रूप से उठाया गया था। श्रीलंका में वामपंथी झुकाव वाले अनुराग कुमारा दिसानायके के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहली बार कोलंबो पहुंचे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। विदेश मंत्री ने लिखा कि दोबारा कोलंबो आकर अच्छा लग रहा है। श्रीलंका के नेतृत्व से बातचीत को लेकर उत्सुक हूँ। इससे पहले अनुराग दिसानायके के श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी थी। महाराष्ट्र सदन के डिप्टी स्पीकर नरहरि सीताराम झिरवाल ने मंत्रालय की इमारत की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। हालांकि वो बिल्डिंग निर्माण के लिए लगाए गए जाल पर गिरे और सुरक्षित हैं। झिरवाल ने धनगर समुदाय के अनुसूचित जाति के आरक्षण की मांग के खिलाफ चल रही विरोध प्रदर्शन के बीच यह कदम उठाया। नरहरि सीताराम झिरवाल एनसीपी अजित गुट के विधायक हैं और महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर हैं। महाराष्ट्र में धनगर समाज के लोगों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने की बात चल रही है, जिसका विरोध किया जा रहा है। एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार ने आरक्षण के मुद्दे पर बयान दिया है। पवार ने कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 75% की जानी चाहिए। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में शरद पवार ने आरक्षण के मुद्दे पर यह बयान दिया। शिवसेना मुखपत्र यूबीटी सामना में छपी एक खबर के मुताबिक पवार ने कहा है कि मराठा आरक्षण के साथ ही आरक्षण की मांग कर रहे अन्य वर्गों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। पवार ने तर्क दिया है कि जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिला है उन्हें नई सीमा में शामिल किया जा सकता है। शरद का बयान है कि इससे महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर विवाद खत्म हो जाएगा। शरद पवार ने मांग की है कि केंद्र सरकार को इसका समर्थन करना चाहिए और उनकी पार्टी इसका समर्थन करेगी। उन्होंने इसके लिए संसद में कानूनी संशोधन की मांग की है। शरद पवार ने कहा कि जब तमिलनाडु में 78% आरक्षण हो सकता है तो महाराष्ट्र में 75% क्यों नहीं हो सकता है। शरद पवार ने कहा कि लोगों की मांग है कि मराठा आरक्षण मिलना चाहिए। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू बनाने वाले घी में कथित तौर पर मिलावट होने के मामले में आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से गठित की गई एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट ने भंग कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच अब सीबीआई के 2 लोग, आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 लोग और एफएसएसएआई के 1 अधिकारी मिलकर करेंगे। सीबीआई के 2 लोगों का चयन सीबीआई के निदेशक और आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 सदस्यों का चयन राज्य सरकार करेगी। जांच की निगरानी सीबीआई निदेशक करेंगे। बता दें, चंद्रबाबू नायडू ने 19 सितंबर को दावा किया था पिछली सरकार के दौरान तिरुमला लड्डू को बनाने में शुद्ध घी की बजाय जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल किया जाता था। इससे पहले 30 सितंबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनीति और धर्म को मिलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को इस मामले को मीडिया में ले जाने पर फटकार भी लगाई थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास को खाली कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आम आदमी पार्टी के हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। ट्वीट में लिखा है कि केजरीवाल जी ने छोड़ा मुख्यमंत्री आवास। अब जब तक जनता की अदालत में जनता उनकी ईमानदारी पर मोहर लगाकर उन्हें फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाती, तब तक मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहेंगे पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। मोदी सरकार ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने का विरोध किया है। इसने बलात्कार पर मौजूदा उन कानूनों का समर्थन किया है जो पति और पत्नी के बीच यौन संबंधों को अपवाद बनाते हैं। इसी कानून की जगह पर मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं का सरकार ने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर अपने जवाब में केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि वैवाहिक बलात्कार का मुद्दा कानूनी से ज्यादा एक सामाजिक चिंता का विषय है और कोई भी निर्णय लेने से पहले इससे जुड़े लोगों के साथ व्यापक परामर्श की जरूरत है। गाजियाबाद के सियानी गेट थाना क्षेत्र में यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। मामला धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दर्ज किया गया है। नरसिंहानंद पर आरोप है कि उन्होंने एक कार्यक्रम में ऐसा बयान दिया जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इसके अलावा जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदरी ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में की गई अपमानजनक टिप्पणियों की शिकायत की है।
बता दें, नरसिंहानंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है जिसमें वो पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ निंदनीय और शर्मनाक बातें कर रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।